जय हिंद बच्चों। आज एक नया वीडियो लाए आपके लिए। ये जो वीडियो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। ठीक है, इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल पूछेगा। थ्योरी वन शॉट वीडियो है। ठीक है, कौन कौन डेरिवेशन है इसमें, कौन कौन थ्योरी है इसमें, वो सब कवर कर देंगे और बहुत कम समय में करेंगे। तो वीडियो देखिए, आपके लिए यूजफुल होगा। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो जो जो टॉपिक यहाँ भी डिस्कस करेंगे उसी के अंदर आ जाएगा। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो यहीं बता देंगे आपको हम। ठीक है, तो वो वाला याद कर लीजिएगा, आपका थ्योरी इसमें जो है वो भिड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट रिवीजन करेंगे एकदम शॉर्ट में। ठीक है, साल भर पढ़ाएं जो वो 1 घंटा के अंदर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर से 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला बात यही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आप समझते क्या है। सवाल अगर आता है मन में कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि करंट के वजह से मैग्नेट को बनाना मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेट बनाएंगे। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे इस चैप्टर में, है ना। यही चीज हम लोग इसमें सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। उसके बाद इसमें जो कुछ टर्म्स आते जाएगा, कौन साइंटिस्ट आए थे, बताए थे, कैसे बताएं, ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यही सब हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। अगर ओवरऑल ये पूरे चैप्टर को एक लाइन में अगर बोला जाए तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है हमको इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए यही हो गया चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, जो VVI है, ठीक है, वो है बायोट-सेविट्स लॉ। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, बायोट-सेविट्स लॉ। अब देखिए बायोट-सेविट्स लॉ जो है वो VVI है। आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट याद करके जाना है बोर्ड में, ये VVI होता है। बायोट-सेविट्स लॉ में क्या बोला गया था, यहाँ पे जो बताया गया था वो आपको समझाएंगे। इसका फॉर्मूला है वो समझाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा। बायोट-सेविट्स लॉ में बोला गया, हम लोग को समझाया गया ये बात कि अगर कोई वायर है, समझिएगा सर, उसके बाद स्टेटमेंट आपका जो है पढ़ दें। अगर कोई वायर है तो इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट I अगर पास हो रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पहले आप थ्योरी को थोड़ा समझिए। किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक बोले होंगे तो गलत है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कोई भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या बनता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये बायोट-सेविट्स लॉ आके बताएं, ठीक है, कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये बात सब जानते हैं कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सेविट्स लॉ में ये बताया गया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तब कितना निकलेगा। मतलब कहीं पर भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यही फॉर्मूला देने के लिए कौन आए थे, बायोट-सेविट्स लॉ, और एक अपना स्टेटमेंट दिए और एक फॉर्मूला दे दिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बायोट-सेविट्स लॉ में हम लोग क्या कैलकुलेट करने सीखते हैं, तो एक लाइन में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने सीखते हैं कहाँ पे, बायोट-सेविट्स लॉ में। यह बायोट-सेविट्स लॉ एक ऐसा फॉर्मूला दिए जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या दिए वो समझिएगा। फॉर्मूला समझने के पहले एक करंट एलिमेंट समझना होगा। करंट एलिमेंट क्या समझना होगा, करंट एलिमेंट। देखिए करंट एलिमेंट बोलते हैं हम लोग I और DL वेक्टर को। कहने का मतलब करंट एलिमेंट आपके मन में आ गया कि करंट एलिमेंट है क्या। ठीक है, करंट एलिमेंट का बात हो रही है क्या, जैसे कि करंट एलिमेंट है क्या वो समझिए। बहुत आसान बात, बहुत आसान।
मान लिया जाए कोई वायर है, इस वायर में करंट आई पास हो रहा है। अब इस वायर का टोटल लेंथ हम लोग एल ले लेते हैं। टोटल लेंथ कितना ले लिए? एल। अब एक छोटा सा कट कर दिए, यहाँ पे छोटा सा कट कर दिए। अब यहाँ पर भी करंट आई होगा, आई तो इसमें पूरा पास हो रहा है, आई होगा। और ये जो छोटा सा कट किए उसका लेंथ ले लिए डीएल। तो आई गुना डीएल को एक साथ में कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, देखिए कितना आसान बात है। बोलिए, आपको करंट एलिमेंट समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है करंट एलिमेंट को समझना। कुछ नहीं, एक वायर लिए, इस वायर में करंट जा रहा है आई और इसका टोटल लेंथ कितना है? एल है। टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो हमको क्या जानना है? करंट एलिमेंट क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये टोटल वायर का लेंथ एल है तो इस वायर को छोटा सा कट करेंगे, और ये जो छोटा सा कट किया उसका लेंथ क्या हो गया? डीएल हो गया। डीएल हो गया। इसमें करंट कितना पास हो रहा है? कितना पास हो रहा है? आई। तो डीएल जो कट किए सो, और इसको अगर हम आई से गुना कर देंगे तो ये जो साथ में मिल गया दोनों, इसको क्या बोल देंगे? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। बोलिए, अब समझ में आ गया? अब बात आ रहा है कि सर आप करंट एलिमेंट को इतना करंट एलिमेंट पे इतना फोकस क्यों किया? क्यों? क्योंकि बायोट-सेवर्ट्स लॉ के स्टेटमेंट में करंट एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ होता क्या है। बहुत आसान है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, अगर बायोट-सेवर्ट्स लॉ को हम समझना चाहते हैं, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट में क्या बोले, इसका ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ से क्या निकाला जाता है, तभी हम बता चुके थे कि क्या निकाला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, कि किसी भी वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, वो समझते हैं। देखिए, बायोट-सेवर्ट्स लॉ में बोला गया कि अगर कोई वायर है, देखिएगा बहुत आसान है, कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है आई, और इस वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे काट लेंगे, थोड़ा सा कट कर लिए, इसको ले लिए डीएल, ठीक है, और यहाँ से एंगल थीटा एंगल पे एक पॉइंट ले लिए पी। एक पॉइंट क्या ले लिए? पी। देखिए, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ कहीं पर भी निकाल सकते हैं, चारों ओर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक जगह के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उस तरह निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, जो कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? आर वेक्टर है, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में बोला गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के। या देखिए इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जितना ज्यादा होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का उतना वैल्यू ज्यादा होगा। एक ये बोला गया। दूसरा बोला गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा के। ये जो थीटा कौन बना रहा है, इसको अगर साइन के साथ लेते हैं तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। पहले तो बोला गया कि आई डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, दूसरा बोला गया कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, और तीसरा में बोला गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये जो आर है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आर है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ये देख लीजिए, तीन बात बोले, तीनों को कंबाइन कर दीजिएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये तीनों को कंबाइन अगर कर देते हैं हम लोग, तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगर कंबाइनिंग करते तीनों को तो क्या हो जाएगा? बोलिए, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर हो जाएगा आपका आई डीएल और गुना साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन हटता था, आप लोग को पता होगा, डीबी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो एक आ गया कांस्टेंट, जिसका वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ऊपर वाला ये लिख दिया आई डीएल साइन थीटा बार स्क्वायर। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा मोड में, ये जो हम लिखे हैं सो। अब आता है कि सर इसका प्रॉपर नोट्स तो दिए नहीं,
प्रॉपर नोट्स है आपके पास, ये देखिए। According to Biot-Savart's law, the magnetic field due to current carrying wire at point P is directly proportional to current element and directly proportional to sin theta and inversely proportional to the square of the distance of the point P from the elementary position। देख लीजिए, जो स्टेटमेंट में हम अभी जो हम समझाए थे वही यहाँ लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law आप बताइए, ये हम लिखे थे dB इक्वल टू आई, dB इक्वल टू dl, साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। dB इक्वल टू साइन थीटा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। बात आगे समझे, कंबाइन करेंगे सबको। आप देखिए सबको कंबाइन किए, प्योर नोट्स ये हो गया आपका कंबाइनिंग ऑल 4 फैक्टर, चारों को कंबाइन कर दिए हम लोग, तो क्या आ गया, इधर आ गया आपका, है ना, μ0/4π * IDL sin θ/r²। बस इतना कर देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब इसके आगे का जो बात है वो समझाते हैं, यहीं तक करना है, बोर्ड में आपको यहीं तक लिखना है, यहीं तक लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। इतना काफी होता है 3 नंबर के लिए, इतना काफी होता है। अगर आप इसको इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, dV इक्वल टू μ0/4π इनटू I। अब देखिए यहाँ क्या कर देना है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, याद रखिएगा dl को पहले रखिएगा, r को बाद में रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, r पहले रख दिए, dl बाद में रख दिए, dl पहले r बाद में, अब नीचे क्या होगा r3। तो ये फॉर्मूला का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बस इतना अगर कर दिए, यहां तक अगर लिख दिए तो इससे क्वेश्चन, इससे जो नंबर होगा आपका नहीं कटेगा। अब चलिए, अब अगर हम वन शॉट बना रहे हैं तो थोड़ा कुछ और भी बात बता देते हैं आपको। हियर μ0/4π क्या होता है, 10⁻⁷ होता है। ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। ठीक है, अगर हम इसका μ0 का निकालेंगे वैल्यू तो 4π इधर गुना हो जाएगा, तो 4π × 10⁻⁷, जहां पे μ0 का नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है, अगर Biot-Savart's लॉ आपसे पूछा गया तो वहीं तक बात हो गया। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताइए ये सब आप जान रहे हैं, बस रिवीजन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है, सीजीएस में। और 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है, वेक्टर है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला आपका। ये सब का वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो बना हुआ है जिसमें सारा फार्मूला है फिजिक्स का, सारा डायमेंशन फार्मूला है, सारा ऐसा यूनिट है, तो वो वीडियो जाकर आप सब देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम कंडक्टर को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई वायर है, इसको अगर हम एयर में रखते हैं, फिर इसको हम वाटर में रखते हैं या कोई ऑयल में रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। बस ये बता रहे हैं, इस नोट में वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये वायर है, मान लीजिए 10 एम्पियर इसमें करंट पास हो रहा है, इसको हम एयर में रख दिए तो मान लीजिए 10 टेस्ला मिला, एक पॉइंट पे 10 टेस्ला मिला। अगर उसको हम एयर में रखेंगे तो 10 टेस्ला नहीं मिलेगा, सॉरी, अगर उसको हम वाटर में रख देंगे तो 10 टेस्ला नहीं मिलेगा, वो चेंज मिलेगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन मीडियम, कि वायर को कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ये चीज। अब देखिए, अब आता है यहाँ से स्पेशल केस। स्पेशल केस में यहाँ से क्या बना सकता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कैसे बना सकता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछ सकता है कि अगर कोई वायर है, देखिए ये कोई वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है आई, तो हम लोग को सबको पता है, हम लोग को पता है कि वायर के चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये दनादन मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुआ, ऐसे पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, जिस वायर में करंट पास हो रहा है उस वायर के ऊपर अगर कोई पूछ दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा 0। या तो इसके नीचे अगर कोई पूछ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो 0। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर बनता है, सॉरी वायर के बाहर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन अगर वायर के ऊपर अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर में यहाँ 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 कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर क्या देना, आपको 0 देना है।
ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हो सकता है कि ऐसे ऐसे वायर करके ऐसे दे दिया, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी बोल दिया, कुछ भी दे दिया। याद रखिएगा अगर वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो उसका वैल्यू कितना 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे बोल दिए, आप कैसे बोल दिए कि वायर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो 0 होगा। बहुत आसान है ये समझना। ये है वायर, ये मान लीजिए अभी पॉइंट लिए थे आप थीटा, अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे है तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, dv = μ0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। अब आप बताइए कि अगर इस वायर इस पॉइंट को उठा के इसी वायर पे ले आते हैं तो बोलिए ये थीटा 0 नहीं हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को उठा को यहीं ले आते हैं तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0। आपके मन में होगा सर हम इधर नहीं रहेंगे, हम इधर लेकर आ जाएंगे पॉइंट को, तब तो 0 नहीं होगा। तब कितना होगा 180 और साइन 0 का बात करो तब भी 0 और साइन 180 का बात करो तब भी कितना 0। दोनों केस में कितना होता है 0 होता है। तो इसीलिए वायर के ऊपर चाहे वायर के ऊपर पॉइंट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, अगर करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक कोई पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, ये याद रखिएगा। और मैक्सिमम कितना होगा, कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर रहेगा, जब वायर के जस्ट परपेंडिकुलर पॉइंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेशल केस में वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हुए। देखिए अगर थीटा 0 हो या 180 हो देन मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम, जिसका वैल्यू कितना है 0, मतलब ऊपर या नीचे 0 होगा। और अगर इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, जिसको μ0/4 आइडियल बाय r स्क्वायर बोल सकते। ये हो गया बायोट-सेवर्ट्स लॉ का खात्मा, खत्म। इतना अगर आप याद रखिएगा तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से सवाल आपका नहीं चुकेगा, सब हो जाएगा। बोलिए बात आया समझ में? चलिए आगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आप लोग सुने हो। राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये यहीं तक है ये पेज, हाँ ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ यू ग्रिप द स्ट्रेट कंडक्टर, अगर आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ते हैं, if you grip the straight conductor with your right hand with thumb point in the direction of current, then curl fingers point in the direction of the magnetic lines of force। मान लिया जाए कि आप पहले तो ये कि राइट हैंड थंब रूल से हम लोग सीखते क्या है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग को सीखने को क्या मिलता है, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। कोई वायर है तो वायर में मान लिया जाए करंट ऐसे पास हो रहा है। अब हमको ये बात पता है, अभी हम लोग पढ़ के निकले हैं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बात आ रही सुन, ये हमको जानना है तो करना कुछ नहीं है, राइट हैंड से वायर को इस तरह से पकड़ना है कि करंट का डायरेक्शन के तरफ अंगूठा का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर रखेंगे ऐसे, और ऐसे उंगली को घुमाएंगे तो ये जो कर्ल फिंगर होगा, ये जो उंगली घूमेगी, यही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, करना क्या है, मान लिया जाए इस तरह से एक वायर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो अंगूठा के डायरेक्शन ऊपर रखेंगे और ऐसे इसको पकड़ेंगे। तो ऐसे जब इसको पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक, देखिए ये जो उंगली घूम रही है यही मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इधर हो जाएगा क्रॉस और इधर हो जाएगा डॉट, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। लेकिन जस्ट उल्टा कि अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर नीचे, तब फिर इसको क्या है, ये वायर को ऐसे कर लिए। अब हमको अंगूठा को नीचे करना है, ऐसे नीचे करके पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसे। ठीक है, अंगूठा को नीचे रखिए, अंगूठा को नीचे रख दिए ऐसे, तो देखिए यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। मतलब अगर यहाँ हम गोल गोल ऐसे से बना रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर
और यहाँ से क्या आएगा बाहर, ये आ गया बाहर, मतलब ये हो गया बाबू आपका क्रॉस और ये हो गया आपका डॉट। देख लीजिए ये हो गया, यही है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ में देखिए ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ में 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो बना हुआ है, दोनों वीडियो बना हुआ है। जैसे देखिए ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर, कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है किसी लूप में अगर करंट पास हो रहा है आई, तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये वीडियो बना चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है बाबू एट द सेंटर, सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे लूप के वजह से, लूप मतलब एक रिंग लूप कॉइल रहेगा तो नंबर ऑफ लूप उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक लूप के वजह से बोलेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये होता है फॉर्मूला। ये कैसे आया है वीडियो देख लीजिए आप। और फॉर कॉइल में क्या करेंगे, n से गुना कर दीजिए, इसको किससे क्या से गुना कर देंगे, n से, तो म्यू नॉट n आई बाई 2r हो गया। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होता है और ये होता है, लूप के लिए ये, कॉइल के लिए n से गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी बात बताइए कि अगर किसी ने बोल दिया कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल बताएं, वो पता है ये है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की बाहर आ रहा है, ऐसे अगर सवाल पूछ दिया हमसे तो ये आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, सो देखिए अंगूठा जिधर आपका ऐसे पकड़ सकते हैं, करंट का डायरेक्शन जिधर जा रहा है ना, करंट को पीछे से पकड़िए, करंट को पीछे से पकड़िए तो अंगूठा तुम्हारा जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देगा। जैसे यहाँ चलिए, यहाँ से हम आपको समझाते हैं, बड़ा आसान है ये जानना। 2 ही केस होता है, या तो क्लॉकवाइज करंट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे करंट जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ करंट क्या बता रहा है, ये हो गया सॉरी हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमसे पूछेगा यहाँ पे करंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, करंट को पीछे से पकड़िए, पीछे से देखिए ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है, इसको हम पीछे से पकड़ेंगे। तो जब पीछे से पकड़ेंगे राइट हैंड से, तब अंगूठा किधर गया, अंदर की तरफ, तो आंसर हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको पीछे से पकड़िए, पीछे से, तो अंगूठा किधर हो गया, बाहर की तरफ, यहाँ हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। बोलिए ये दोनों बात आपको समझ में आया, यहाँ पे इनवर्ड क्यों हुआ, यहाँ आउटवर्ड क्यों हुआ, ये बात समझ में आया। ठीक है, और नहीं तो ये याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर की तरफ। बोलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, दूसरा एप्लीकेशन का बस फॉर्मूला याद रखना है ना। मान लिया जाए कोई वायर है, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, ये डेरिवेशन क्या है कि एक वायर है, इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अगर ये अल्फा बीटा है तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद कराए थे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया ये। स्पेशल केस करेंगे तो स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस यहाँ 2 है, हाँ स्पेशल केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या है, एक में क्या है यहाँ लिखा है, देखो फॉर सेमी इनफिनाइट लेंथ। सेमी इनफिनाइट लेंथ का मतलब कि एक जगह की इंफिनिटी जा रहा है और एक जगह ऐसे रुक गया, और यहाँ क्या लिखा है इनफिनाइट लेंथ, मतलब ऊपर भी जा रहा है जाइए रहा है, नीचे भी जा रहा है जाइए रहा है, तो ये हो जाएगा। ये 2 अलग अलग पॉइंट है, ये और ये। तो अगर इस तरह का वायर रहा सेमी इनफिनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और अगर इस तरह का रहा तो ये हो जाएगा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर ये आया कैसे वैल्यू, तो इसी से आता है। बोलिए अगर सेमी इनफिनाइट रहेगा ना तो एक यहाँ हो जाएगा अल्फा, अगर हम ले लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो ये जो हो जाएगा अल्फा जो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, और जो बीटा हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन आके यहाँ मिल गया तो बीटा हो गया 0। लेकिन इस केस में बात करेंगे तो अल्फा भी 90 हो जाएगा
और बीटा भी 90 हो जाएगा, अल्फा बीटा दोनों 90। तो बोलिए साइन 90 पुट कीजिए, साइन 90 पुट कीजिए, ये निकल आएगा। और यहाँ पे एक साइन 90 और एक साइन बीटा क्या कीजिए 0 पुट कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बताएं आपको ये वीवीआई केस है, इनफिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट ये डेरिवेशन किया हुआ है, आपके एग्जाम में किया हुआ है, यूट्यूब पे किया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। किसी भी लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर लूप है तो ये होता है, और अगर ये क्या बोलते हैं इसका कॉइल है तो ये होता है। ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, वीवीआई इस वर्ष के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा बायो-स्वेट्स लॉ का एप्लीकेशन। नेक्स्ट ये देखिए थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा सा समझिएगा। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। अगर 1 बाय 1 इसको अगर हम समझते हैं तो बोलता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई वायर है जिसमें करंट I पास हो रहा है, तो यहाँ पे लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे लूप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा लूप बनेगा, और इस लूप का टोटल लेंथ अगर हम मान लेते हैं L मान लेते हैं, तो जब इसको कट करेंगे तो DL कटेगा, फिर DL कटेगा, फिर DL कटेगा, इसी तरह से DL बहुत सारा कट जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना है, ये देखो ये रियल में क्या है, ये रियल में मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। तो बोल रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम DL के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B आ रहा है, तो ये जो B है उसको अगर DL के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो इसका वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाय I इनक्लोज। ये सिंपल बोल रहा है कि अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, उसको अगर हम इस DL के साथ जोड़ देंगे, DL इसको बहुत बार अगर इंटीग्रेशन हम यहाँ नहीं करते हैं तो क्या करना होगा हमको करना होगा B वेक्टर DL प्लस B वेक्टर DL प्लस B वेक्टर DL, और ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। इस तरह से जोड़ते जोड़ते हमको इंफिनिटी तक जाना होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने से सबको जब जोड़ेंगे B वेक्टर DL प्लस B वेक्टर DL प्लस B वेक्टर DL प्लस B वेक्टर DL, अगर हम पूरा जब जोड़ेंगे तो जो कुछ रिजल्ट आएगा वो एक लाइन में बोला गया कि ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाय I इनक्लोज, म्यू नॉट बाय I इनक्लोज। मतलब कि अगर हम इसको जोड़ने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्या लिख दें म्यू नॉट बाय I इनक्लोज। ठीक है, ये B वेक्टर डॉट DL को अगर इंटीग्रेट करते हैं, पूरा टोटल इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई r तक, तो जो इसको हम जोड़ेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो बाद में आएगा कि कितना आएगा, लेकिन जो आएगा वो कितना आएगा वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I इनक्लोज। मतलब इस वायर में जो करंट जा रहा है, मान लो ये करंट जा रहा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर म्यू नॉट को गुना कर देंगे किससे 5 से, तो जो इसको जोड़ने से आने वाला है वो यही आने वाला है। तो ये आसान में है, ये याद रखेंगे हम लोग सीधे कि अगर किसी लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड को DL के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है म्यू नॉट बाय I इनक्लोज के बराबर। अब थोड़ा सा I इनक्लोज को यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा समझना होगा। साइन कन्वेंशन क्या है कि देखिए अगर वायर में अगर ये तो हो गया म्यू नॉट, अब यहाँ पे देखेंगे कि मान लिया जाए यहाँ 3 हम करंट लिए हुए हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, एक फिर ऊपर। तो अगर ऊपर वाला को आप प्लस में लेते हैं यहाँ पे,
I1 अगर प्लस में लिए तो नीचे वाला को क्या में लेना होगा, माइनस में, और फिर ऊपर वाला को क्या में लेना होगा, प्लस में। ऐसे ये याद रखिएगा, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, यही चीज याद रखिएगा, है ना। ऊपर वाला प्लस लिए है तो ऊपर वाला दोनों प्लस में लेंगे, नीचे वाला को माइनस में लेंगे। बाकी आपको याद क्या रखना है, याद रखना ये है, ये स्टेटमेंट है ना। आपको लग रहा होगा कि लाइन हम समझ नहीं पाए, लेकिन आप समझ चुके हैं। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, और ये एक लाइन, ये मैथमेटिकल लाइन, ये फिगर बना दीजिएगा, आपका बात बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का भी एप्लीकेशन है, इसका भी 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, 3 एप्लीकेशन पढ़ना जो इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे पहला हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि आप जान रहे हैं, अभी बताए थे एक बात हम बायोट लॉ में कि इनफिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। वही चीज यहाँ पढ़ना था, है ना, वही यही डेरिवेशन यहाँ करना है, ठीक है। कि V इक्वल टू, देखिए इनफिनाइट वायर है, एक इनफिनाइट वायर है, इस इनफिनाइट वायर की वजह से अगर हम D पे, यहाँ से D दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालना चाहते हैं, क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ष के लिए, ठीक है। तो डेरिवेशन करा रहे हैं, तो बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो नोट्स में देख लें, नोट्स में मिल जाएगा। चलिए ये आ गया दूसरा सोलेनॉइड, आप लोग पढ़े होंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हाँ, इसका कुछ थ्योरी पोर्शन है वो याद रखिएगा, ये कर लीजिएगा आप लोग। सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड में क्या बोले थे कि एक स्प्रिंग होता है, जैसे मान लिया जाए ये अगर आपके पास आपसे कोई पूछेगा सोलेनॉइड है क्या, तो एक लॉन्ग कॉइल को ही सोलेनॉइड कहते हैं, लॉन्ग कॉइल को। तो लॉन्ग कॉइल कैसे बनेगा, है ना, ऐसे 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 रोल करते करते हमको आगे बढ़ना होगा, ऐसे 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 आगे बढ़िए। तो ये जो स्प्रिंग बनाना है, कॉपर वायर से स्प्रिंग बना देना है, कॉपर वायर से क्या बना देना, स्प्रिंग। अगर कॉपर वायर से आप स्प्रिंग बना दिए तो वो सोलेनॉइड बन गया, तो इस तरह से सोलेनॉइड बन गया। अब इसमें कुछ खास पॉइंट क्या है, खास पॉइंट ये है कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इनसाइड म्यू नॉट एन आई, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई, और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन आपको देखना होगा, डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब आता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। हाँ, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, सब जगह सेम रहेगा। इज यूनिफॉर्म एंड इट एक्ट अलोंग इट्स एक्सिस, और एक्सिस के अलोंग होगा। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनॉइड इज नॉट 0, सो टॉर्क इज प्रोड्यूस। देखिए, हाँ, ये लाइन आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इसका 0 नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर आप एक सोलेनॉइड ऐसे लेते हैं और इस सोलेनॉइड में आई करंट पास करा दीजिएगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, और 0 जब नहीं होगा तो टॉर्क भी 0 नहीं होगा। ये दोनों का मतलब आम भाषा में ये है कि जैसे करंट इसमें पास कीजिएगा ये थोड़ा सा घूम जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यही है इसका आसान भाषा में, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 नहीं होता है, टॉर्क भी 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ऊपर से मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क यहाँ मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा शानदार पॉइंट है कि किसी भी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है और टॉर्क भी 0 नहीं होता है, जिसके वजह से वो चीज रोटेट हो जाता है। और यही रीजन था जिसके वजह से टोरॉइड बनाया गया, ठीक है, टोरॉइड बनाया गया। और ये तो ऊपर वाला बात तो आप समझ गए, ऊपर वाला बात अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एक डायरेक्शन में होगा ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। यहाँ अगर 10 टेस्ला तो यहाँ भी 10 टेस्ला, यहाँ भी 10 टेस्ला, यहाँ भी 10 टेस्ला। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टोरॉइड पे चलते हैं। टोरॉइड ये अगर आप सोलेनॉइड से माला बना दिए तो बन गया टोरॉइड, ये हो गया आपका टोरॉइड। टोरॉइड अगर मान लिया जाए आपके पास एक सोलेनॉइड है, ऐसे मान लिया जाए आपके पास सोलेनॉइड है, अब आप क्या किए कि इस सोलेनॉइड से बना दिए माला, ऐसे 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 बना दिए माला, तो ये बन गया टोरॉइड, ठीक है। मतलब ये सोलेनॉइड बेंड इनटू फॉर्म अ क्लोज रिंग इज कॉल्ड टोरॉइड। अगर हम सोलेनॉइड को ऐसे 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 घुमा के क्या बना दिए,
हम लोग गोल कर दिए तो क्या बन गया, वो टोरॉइड बन गया। बोलिए इतना बात समझ आता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट Ni/2r। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ देख लो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टोरॉइड इज 0। देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। और जब ये 0 तो टॉर्क में कितना, 0। टॉर्क इज नॉट प्रोड्यूस। अगर बात करेंगे टॉर्क का तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, टॉर्क भी कितना हो जाता है, 0। ठीक है, इसी वजह से तो सोलेनॉइड के बाद ये टोरॉइड को बनाया गया। तो सोलेनॉइड क्या था, घूम जाता था, और टोरॉइड क्या है, नहीं घूम रहा था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग, अगर कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब उस केस में आ गया, यहाँ से थोड़ा सा हम रेस पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब जो मेन था वो हो चुका है। अब जो बताते जाएंगे वो आपको बस रिवीजन के लिए बताएंगे, नोट्स के रिवीजन के लिए। ठीक है, आपको याद होगा कि अगर देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कॉपी में रिप्रेजेंट करने का मैग्नेटिक फील्ड तो किस तरह से करते थे, एक बार ऐसे करते हैं, क्रॉस क्रॉस, ये हो गया क्रॉस क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। सबको याद था, जल्दी सुनिएगा, समझिएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड याद हम लोग क्रॉस करते थे। और एक बार क्या करते थे, डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, ये याद होगा सबको। ठीक है, ऐसे गोल गोल कर देना आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इनवर्ट, ये हो गया आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है। अब सुनिएगा यहाँ पे टॉपिक, कोई भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप फेंक देते हैं, मान लिया जाए यहाँ चार्ज को हम फेंक दें, क्यू चार्ज को फेंक देंगे, इस पे किसी भी एंगल पे फेंक देंगे। मान लिया जाए इसका मैग्नेटिक फील्ड B है, और यहाँ से जो फेंका गया ये हो गया वेलोसिटी V। ठीक है, यहाँ से जो फेंका गया, जो वेलोसिटी से फेंका गया हो गया V, और एंगल जो ले लिया थीटा एंगल पे फेंक दिए। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को थीटा एंगल पे ऐसे फेंक दिए। ठीक है, ऐसे फेंक दिए तो क्या देखा गया, इस चार्ज पे एक फोर्स लगा, जिसको बोला गया मैग्नेटिक फोर्स। ये याद रखिएगा कि किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को भी वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है तो उस पे फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया QVB sin थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अलग अलग रूप है। अगर यहाँ पे देखिए QVB sin थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे 3 केस पढ़ा जाता है। कौन कौन केस, जब 0 पे फेंका गया तब, जब 90 पे फेंका गया तब, और एक जब 30 डिग्री 60 डिग्री कोई दूसरा फेंका गया तो, 0, 90 और एक दूसरा कोई भी। तो 3 केस पढ़ते हैं और तीनों को हम लोग धड़ाधड़ पढ़ेंगे। देखिए नोट्स को एकदम आराम से समझिए। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया QVB sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म, है ना, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। स्पेशल केस आ जाइए, स्पेशल केस में पहला केस क्या है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। सही बात है। बोलिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा, ये फॉर्मूला है। अब बताइए चार्ज अगर रेस्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो वेलोसिटी हो गया 0 तो फोर्स भी कितना हो गया, 0। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। कहने का मतलब कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तब भी, और थीटा का वैल्यू अगर 180 हो तब भी। पैरेलल मतलब 0, एंटी पैरेलल मतलब 180। आप बताइए FM इक्वल टू क्या होता है, QVB sin 0 डिग्री लिखिए या तो 180 डिग्री लिखिए। दोनों केस में sin थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, sin थीटा तो 0 हो जाएगा, तो FM का वैल्यू यहाँ भी कितना है, 0। नेक्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर
देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम। आप बताइए, अगर थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, थीटा जैसे 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Fm इक्वल टू हो जाएगा आपका Q V B साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू Q V B, ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कि पूछे कि चार्ज को कितना डिग्री पे फेंका जाए ताकि वैल्यू जो हो मैक्सिमम हो, तो कितना पे Q V B पे, मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फेंका जाएगा तो मैक्सिमम, और 0 डिग्री पे फेंका जाएगा तो मिनिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, सीख गया हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंकते हैं तो हम लोग को उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम और 0 डिग्री पे मिनिमम। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें ना अलग अलग केस है। ठीक है, अभी हम बोले थे 3 केस पढ़ना है, तो कुछ नहीं 1 बाय 1 देख लेंगे। अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो अभी तो हम लोग देखें, मान लिया जाए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इसी तरह से फेंक दिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज को फेंक दी, तो यहाँ यार फोर्स तो लग गया 0, यहाँ तो कुछ पढ़ना नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 0 लग गया फोर्स सीधे निकल जाएगा, यहाँ से सीधे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन केस नंबर 2 में आपके सिलेबस में कुछ अच्छा खासा इसको पढ़ लो। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है कि अगर 90 डिग्री पे फेंका जाए, अगर 90 डिग्री पे फेंका जाए मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्ज को 90 डिग्री पे फेंका जाए तो याद रखिएगा वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। वो चार्ज पार्टिकल किस तरह का मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और वो जो सर्कुलर मोशन करता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। याद रखिएगा कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग फेंकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियस हमको पता होना चाहिए, तो रेडियस का फॉर्मूला ये है, ये हो गया आपका, देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर दिए हैं, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल किए हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, सर्कुलर होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे आर तो आर का वैल्यू ये आता है। ठीक है, और जैसे आ गया, मान लीजिए सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है तो टाइम पीरियड भी तो होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई एम बाय क्यू बी, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, तो टाइम पीरियड को उलट दीजिए, तो उलट दिया तो क्यू बी बाय 2 पाई एम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बाय बी। अब यहाँ जो नोट है वो समझ लीजिए, नोट में क्या है, टी एफ और ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड एंड द रेडियस, मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस और स्पीड। याद रखिएगा, स्पीड पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। कौन कौन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा। हम समझाए थे कि जब आप अगर आप रेडियस स्पीड को बढ़ा दीजिएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसके वजह से ये सब चेंज नहीं होगा, ना तो टाइम पीरियड चेंज होगा, ना तो फ्रीक्वेंसी, ना तो ओमेगा। अब देखो थर्ड केस कुछ खास है नहीं, अगर आप इसको थीटा एंगल पे फेंकते हैं, थीटा एंगल पे अगर आप फेंकते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, देखिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो जो बॉडी है वो इस तरह से मोशन करता है, मतलब हेलिक्स बनाएगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब कि ऐसे 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 घूमेगा भी, गोल गोल भी घूमेगा और आगे बढ़ते चला गया, आगे बढ़ते चला जाएगा, तो इसी को हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेलिक्स। और हेलिक्स का जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रेडियस जो निकालते हैं वो आता है एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लेक्चर में अगर हम बात करें, पिच का भी इसमें फॉर्मूला बताते हैं नोट्स में, ठीक है, ये होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा लेक्चर में ये है, ठीक है, कि अगर किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री पे फेंका जाता है तो किस तरह का मोशन करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, सब याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट
लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज मतलब एक लाइन में याद रखिए कि अगर जहां पे दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देखो प्लस प्लस चार्ज नहीं है, नीचे माइनस माइनस नहीं है, तो प्लस से माइनस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, और ये जो क्रॉस क्रॉस है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में कोई चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसमें दोनों फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और दोनों के रिजल्टेंट जो निकालते हैं उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्या बोले कि वहां पे चार्ज पार्टिकल को फेंकना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। उसी फोर्स दोनों के सम को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और इसका फॉर्मूला ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का सम हो गया आपका लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसके फॉर्मूला में साइन थीटा आ रहा है, तो लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री पे, सॉरी 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, और 0 डिग्री पे मिनिमम हो जाएगा। साइन थीटा जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे वैरी करेगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ देखिए स्पेशल केस में, थीटा जब 0 होगा तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम, है ना, स्पीड मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल चेंज। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आपका इफ थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू इतना, देन ई वी एंड वी ऑल 3 आर कोलिनियर, ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, लेकिन अभी हम जो आपको समझाए हैं वो भी समझा देते हैं, ये भी समझा देते हैं। कुछ है नहीं, जैसे थीटा अगर 0 लीजिएगा तो यहाँ थीटा 0 लीजिएगा तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कम हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ अगर हम थीटा 90 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, तो उस समय लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब ये पॉइंट हम समझा देते हैं ये क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा अगर 0 हो जाता है तो स्पीड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल चेंज। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे हम थीटा को 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का काम खत्म हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा, चार्ज को अगर आप यहाँ पे छोड़िएगा तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर देगा, और अगर कोई पार्टिकल को जब एक्सिलरेट किया जाता है तो आप बताइए स्पीड भी चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज हो गया, और मोमेंटम चेंज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहां पार्टिकल एक्सिलरेट हुआ तो स्पीड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सब के सब क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन वी वी ऑन वी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाता है तो तीनों मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपस में, तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, लॉरेंज फोर्स में जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री तो वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में हो जाएगा आपका म्यूचुअल परपेंडिकुलर। कहने का मतलब कि तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। एक एक्स एक्सिस ले लेगा, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये डेरिवेशन किए हुए हैं हम लोग। क्या बोले थे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखते हैं, अगर करंट कैरिंग वायर को रखते हैं जिसका लेंथ अगर L है तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है BIL sin थीटा। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखिएगा, करंट कैरिंग वायर का मतलब समझते हैं, एक वायर है इससे, इस वायर में करंट I पास हो रहा है, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो इस वायर पे एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और जिसका वैल्यू होता है BIL sin थीटा, या तो ये वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए साइन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है 90 डिग्री पे, मिनिमम कितना 0 डिग्री। तो जब थीटा हो गया 0 तो फोर्स कितना हो जाएगा 0, और जब थीटा हो जाएगा 90 तो हो जाएगा मैक्सिमम, क्यू भी नहीं होगा, यहाँ जाएगा BIL। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा BIL, क्योंकि साइन 90 कितना हो गया 1। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये सवाल हो गया आपके लिए
अगर दो वायर है, जैसे दो वायर है आपस में, एक हो गया ये I1, एक हो गया I2, अगर दोनों वायर में करंट पास हो रहा है, दोनों वायर कितना दूरी पे, d दूरी पे, तो पता है ये दोनों के बीच भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो दोनों के बीच क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर लेंथ को आप 1 कर देते हैं तो यहाँ पे लेंथ 1 हो जाएगा। अगर ये जो लेंथ है, वायर का लेंथ अगर 1 मीटर ले लेते हैं, सेल की जगह 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसका जो स्पेशल केस है, यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव बनाता है। अगर दोनों का करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है करंट का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। ये याद रखिएगा कि दोनों पैरेलल वायर में करंट अगर सेम है तो अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट, ठीक है, वन शॉट वीडियो मतलब वो चीज उठा के ले आएंगे जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मेरा थोड़ा पूरा रिवीजन हो गया कम समय में। देखिए, हम आपको बोले थे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर लूप को किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, जब क्लास में बता रहे थे तो ये बात बताए थे कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखिएगा तो वो घूमने लगेगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और उसी का फॉर्मूला भी हम लोग निकाले हैं, और ये भी डेरिवेशन आपका उपलब्ध है यूट्यूब पे। देखिए, नॉर्थ पोल लिए, साउथ पोल लिए, इसमें एक लूप रख दिए जिसमें करंट आई पास हो रहा है। ये क्या है ना, ये लूप घूमने लगेगा। उसी का फॉर्मूला था BIN-A sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो A है ना, ये वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। स्पेशल केस में क्या होगा आप बताइए, यहाँ sin थीटा आ रहा है नहीं आ रहा है टर्म्स में, तो sin थीटा 0 पे 0 हो जाएगा सब, और 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री पे मिनिमम हो गया और 90 डिग्री पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया बिना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है 90 डिग्री पे और मिनिमम कितना हो जाता है 0 डिग्री। बोले ये याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट, ये हो गया आपका। हाँ, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट डाइपोल। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है, या वो मैग्नेट डाइपोल ही होता है। ठीक है, कैसे थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे मान लिया जाए इसमें करंट जो पास हो रहा है, ये जो पास हो रहा है करंट, वो पास हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे। तो हम बोले थे यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ नॉर्थ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे सो देखिए, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो पीछे से करंट को पकड़ेंगे, करंट को जब पीछे से पकड़ेंगे तो अंगूठा बाहर आ गया, तो अंगूठा बाहर आ गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। जस्ट यहाँ क्या है, यहाँ करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे पीछे से ऐसे पकड़ेंगे हम लोग तो अंगूठा चला गया अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जाता है उसे क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम एक लूप लेते हैं, यही वाला उठा लेते हैं, ये छोटा वाला को यहाँ नॉर्थ लिखते हैं, इधर से ऐसे हम करंट का डायरेक्शन दिखा दिए ऐसे ऐसे। आप बताइए यहाँ से करंट निकल रहा है तो उधर वाला जो मेरे पीछे उधर खड़ा हुआ है उसको तो लग रहा है कि अंदर जा रहा है। अगर लूप को ऐसे रखते हैं ऐसे, और इधर से करंट निकल रहा है, इसका मतलब इधर से अंदर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से निकल रहा है। तो जिधर से अंदर जा रहा है उधर तो साउथ हो गया, और जिधर से निकल रहा है उधर नॉर्थ हो गया। तो साउथ नॉर्थ मतलब एक लूप जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। वही लिखा है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक लूप जो होता है ये डाइपोल की तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इस लूप में इसका दो किनारा है, यहाँ इधर से आप इधर खड़े हैं तो लग रहा है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, लेकिन इस लूप के जो पीछे रहेगा उसको नहीं लगेगा करे यार ऐसे निकल कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ से करंट तो ऐसे घुसेगा ना अंदर से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा अंदर घुसेगा, तो उधर लग लगेगा अंदर घुस रहा है, हम लोग को लग रहा है निकल रहा है। इसका मतलब इधर नॉर्थ बन गया और उस साइड क्या बन गया, साउथ बन गया, और नॉर्थ साउथ बन गया तो ये एक मैग्नेट बन गया। बात आया समझ में, वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। बाकी ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है M=NIA। किसी भी लूप में, अगर किसी भी लूप में जिसका एरिया A है, जिसमें करंट I पास हो रहा है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है IA, ठीक है, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ये कॉइल बन जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA, ठीक है। अब देखिए
ये पॉइंट का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आप लोग सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, और अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, तो यहाँ करंट जनरेट हो गया। और करंट अगर जनरेट हो गया तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक लूप बन रहा है। तो इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये हो गया आपका फार्मूला। जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पाई तो समझ रहे हैं कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यही समझ देखिए, ये एक बार देख लेने से क्या है ना कि नहीं यार तैयारी है मेरा, हो क्या रहा है कि आपका तैयारी है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका तैयारी नहीं। ठीक है, लेकिन जब ये देख लीजिएगा लगेगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अगर जब हम किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करके देता है। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल को रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों बात बता दी हम आपको। बाकी इसका जो फॉर्मूला होता है I = K थीटा बाय NAB, और करंट सेंसिटिव का ये फॉर्मूला हो गया और वोल्टेज सेंसिटिव का ये फॉर्मूला हो गया। ये इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बदलना हो तब क्या करना होगा? ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, पहले तो जान लीजिए कि एमीटर है क्या। एमीटर और वोल्ट मीटर, यहाँ 2 वर्ड आएगा और लास्ट हो रहा है, एकदम ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर का मतलब क्या होगा? एमीटर भी करंट को ही डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर जब करंट मेजर कर रहा है तो फिर एमीटर क्यों करेगा? देखिए, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है, जबकि एमीटर जो है वो लार्ज करंट को मेजर करता है। बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है तब भी क्या है आपका एमीटर यूज में आएगा, और अगर बहुत कम करंट है तो वहाँ गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिख रहे हैं कि एन एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब फैन हो गया, बल्ब हो गया, उसे करंट एलिमेंट कहते हैं। अब गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है वही देख लीजिए। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय जॉइनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। This resistance of a small value called shunt। सिंपल के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है ना, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है और जुड़ने के बाद जो बन के निकलता है उसी को कहते हैं एमीटर। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ दिए, शंट मतलब रेसिस्टेंस। तो ये जो पूरा बन गया, इस पूरा को कहते हैं एमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है S = Ig R/I - Ig। S क्या है? शंट है। शंट मतलब रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर में जुड़ा है और जुड़ के क्या बनाया है? एमीटर बनाया है। और कुछ नहीं, शंट नाम सुन के ना आदमी को लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, रेसिस्टेंस को ही शंट कहते हैं। बस यहाँ एक नया नाम दिया गया, क्यों? क्योंकि शंट से पता चल जाए कि गैल्वेनोमीटर का बात हो रहा है और एमीटर का और वोल्टमीटर का बात हो रहा है। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं। शंट भी क्या है? एक तरह का रेसिस्टेंस है। शंट का ऐसा यूनिट ओम ही होता है। ठीक है, अब आते हैं नोट। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एमीटर को जो जोड़ा जाता है सर्किट में, वो किस में जोड़ा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट होगा वोल्टमीटर। देखिए, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या है? पोटेंशियल मेजर करने का एक डिवाइस है। ये वोल्टमीटर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट। बता दी। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय जॉइनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है कि देखो, गैल्वेनोमीटर में अगर शंट को जोड़ देंगे जिसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वहां पे स्मॉल था, अगर ज्यादा है गैल्वेनोमीटर में अगर शंट को जोड़ देते हैं सीरीज में, तो जो बन के निकलेगा उसी को कहते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? V = जो फॉर्मूला निकलेगा V = Ig R + S।
और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट। और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब सुनो, जो सब पढ़ा इसको बताते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, सॉरी, अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हमको रेसिस्टेंस को जोड़ना होगा जिसका वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ना होगा जिसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए। दो बात हो गया। अब तीसरा बात, एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है ना। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। इतना हो गया। लास्ट पेज में जो हमारा है साइक्लोट्रॉन है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का हम आपको डिफिनेशन और प्रिंसिपल समझा देते हैं। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एटीसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है। जैसे कौन कौन? प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और अल्फा पार्टिकल हो गया। चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, जिसका एनर्जी क्या कर देता है? हाई कर देता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी कम है तो उसको साइक्लोट्रॉन में अगर डालिएगा तो उसका एनर्जी को बहुत बढ़ा देगा। जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इस सबको अगर साइक्लोट्रॉन में डाला जाए तो बहुत ज्यादा इसका एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है। सिंपल यही बोल देंगे कि साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। प्रिंसिपल क्या है? इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव, ये लॉरेंज फोर्स पे काम करता है। क्या बोलते हैं? लॉरेंज, है ना। प्रिंसिपल क्या है? इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव अगेन एंड अगेन इन ए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक field the presence of magnetic field then it requires sufficient energy and hits the target। कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते थे तो वहां दोनों फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स, जिसको लॉरेंज फोर्स कहते थे, है ना। उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, ये नहीं भूलना, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो ये हो गया पूरा दानी आपका जो चैप्टर था, जो आपको डर लग रहा था। आप सोचिए कि कहाँ इसमें आपको डर लग रहा है। कुछ वैसा खास तो है नहीं थ्योरी। यहाँ पे अगर हम बात करें थ्योरी पोर्शन का बात करें तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ अच्छा से पढ़ लो थ्योरी में। उसके बाद बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद एम्पियर-सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पे जो बात किए, है ना, सोलिनॉइड में बात किए थे कि बाहर में हो जाएगा 0, अंदर में रहेगा यूनिफॉर्म और म्यू नॉट एन आई। उसके बाद हम बोले थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्कुलर मोशन करेगा जब 90 डिग्री पर। ये सब पॉइंट को याद रखना है। और जो 2-3 डेरिवेशन VVI बोले थे वो कर लो, बस हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार अगर देख लिए हैं तो जहाँ जहाँ हम बोले हैं वो कर लीजिए, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, झूठ मूठ का टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आराम से रिजल्ट हो जाएगा, कोई टेंशन न लीजिए। इस तरह से जो हो सक रहा है हम वीडियो बनाते रहेंगे। जो आप लोग को लगता होगा कि ये देखना चाहिए देख लीजिएगा, जब टाइम लगे कि हमको देखना है तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो को स्पीड करके। ठीक है, आपको थोड़ा सा मदद हो जाएगा, हल्का लगेगा। जब हम रिवीजन करा देंगे तो थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा होगा। ठीक है, अब मेहनत करते रहिए, जो हो सकेगा हम आपका वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।